कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग कुछ ग्रंथियां देखेंगे, यानी ग्लैंड देखेंगे, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं या बहिःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रंथि वाला चैप्टर है, इससे भी अधिकांश आप देखना जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो कनिष्ठ सहायक का 5 को एग्जाम है, तो एक 5 तक का एग्जाम आप लोग एक बार सही से निपटा लीजिए। उसके बाद होली की छुट्टियां हैं, एक आध हफ्ते आपकी क्लासेस मिस रहेंगी, क्योंकि मैंने कल भी कहा था आपसे इस बार आपको होली के टाइम पे क्लासेस नहीं मिलेंगी। ठीक है, 13 मार्च डेट नोट कर लीजिए, वहां से अनस्टॉपेबल हम लोग तैयारी करेंगे। तैयारी ये नहीं कि ये फैक्ट वैक्ट पढ़ते जाओ, क्रैश कोर्स, ये नहीं। 13 तारीख से जो क्लासेज होंगी वो आपकी बेसिकली आरओ लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस, जिनको अच्छे एग्जाम की तैयारी करनी है, और साथ ही साथ जो ग्रुप सी के बच्चे हैं, यानी क्योंकि पढ़ो ऐसे कि एक बार पढ़ के हमेशा आपका वो काम आए, इस तरीके से हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। और वो 13 कहाँ से करेंगे हम? मार्च से। ठीक है, आफ्टर होली। तो देखिए, साइंस में आप लोग एक टॉपिक डाल लीजिए बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी सबसे पहले जो ग्लैंड्स होते हैं अपने आप में, उसका हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। तो ये आपकी जो ग्रंथियां होती हैं बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। बेसिकली बच्चों ये 2-3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, यानी ग्रंथियां लिखो आप लोग। ठीक है, क्या लिखोगे? ग्रंथियां, ग्लैंड्स। ठीक है, ग्रंथियां, इंग्लिश मीडियम वाले लिखते हैं इसको ग्लैंड्स। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, और मुख्य वाले 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं बच्चों बहिःस्रावी ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? एक को बहिःस्रावी ग्रंथियां, एक आपका ये आता है बहिःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, इसको अपने आप में बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। ठीक है, एक्सो मतलब बहिःस्रावी, दूसरे को बोला जाता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी इंडोक्राइन। ठीक है, दूसरे को लिखो अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइन। ठीक है, इंडोक्राइन लिख देना आप लोग, इंडोक्राइन, ENDOCRINE ग्लैंड्स, GLANDS। तीसरा होता है बच्चों मिश्रित। मिश्रित में ज्यादा नहीं आते हैं। अब इसमें क्यों ऐसा 3 प्रकार के होते हैं जो लिखा है, ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, इसमें कुछ 1-2 पॉइंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, देखो जो बेसिकली बच्चों ये ग्रंथियां क्या होती हैं, आपको नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। हमारा जो शरीर होता है बच्चों, जैसे इसमें कोशिका वगैरह होते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे शरीर में क्या करती हैं, अपने आप में एक अलग प्रकार का, जैसे मानसिक रूप से उत्तेजना उत्पन्न कर दो, या अपने आप में कभी खुशी, कभी गम, कभी कुछ, यानी अनेक प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं या कोई अदर चीज रिलीज, तो रक्त यानी ब्लड के माध्यम से अलग अलग पार्ट्स में जाके वो एक्टिविटीज करते हैं, तो वो जो ग्रंथियों के माध्यम से होते हैं। तो इसमें तो 3 प्रकार के आपने देखे होंगे, बहिःस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित, यानी अपने आप में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन और मिक्स्ड। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों, जैसे कोई चीज इससे रिलीज हुई, ठीक है, ये क्या करता है, ये विभिन्न अंग तक ले जाने हेतु इसमें जो अपने आप में वहनियां होती हैं या नलिकाएं होती हैं, यानी डक्ट बोलते हैं उसको, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, लिखो इससे, इसमें, इसे बोल ऐसे लिख दो, इसे डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं, DUCT, डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं डक्ट ग्लैंड्स? क्योंकि इसमें, इससे जो रिलीज होता है, जो हार्मोन वगैरह जो भी चीज इससे रिलीज हो रही है, उसको रक्त तक, खून तक ले जाने के लिए एक क्या बनी होती है, नलिकाएं बनी होती हैं या वहनियां बनी होती है, जिसको डक्ट बोलते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसको लिख दो, इसको डक्ट ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और क्यों बोला जाता है अगर पूछेगा तो ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि इसमें नलिकाएं यानी हार्मोन को, या जो भी है अपने आप में, हार्मोन छोड़ो, आप इसमें सीधे सीधे लिखो, इसमें स्त्राव को, स्त्राव मतलब जो निकल रहा है, ठीक है, उसको रक्त तक ले जाने के लिए नलिकाएं यानी डक्ट या वहनियां होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड्स बोलता जाता है। ठीक है, इससे जो निकलता है बच्चों उसको एंजाइम बोलते हैं। किस चीज का स्त्राव होता है, इसको एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, एंजाइम। अब आपसे कभी पूछता है इनमें से कौन सी ग्रंथियां एंजाइम का स्त्राव करती हैं या एंजाइम को रिलीज करती हैं, तो बहिःस्रावी ग्रंथियों को क्या होता है, इससे एंजाइम निकलती हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं मतलब, स्वेद ग्रंथियां, जिससे पसीना निकलता है आपका। ठीक है, स्वेद ग्लैंड्स, ग्रंथियां जो पसीने वाली वगैरह है। ठीक है, इसके अलावा आपके आंखों से आंसू आते हैं। ठीक है, आंसू, अश्रु ग्रंथियां लिखो, अश्रु ग्रंथियां। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, दुग्ध ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां। इसके अलावा लार, जो लार वगैरह निकलता है। ठीक है, तो इसमें भी लिखो लार ग्रंथियां,
लाल ग्रंथियां भी किसका हिस्सा है अपने आप में, बहिस्रावी ग्रंथियों का, ठीक है। इसके अलावा एक होता है तो श्लेष्म ग्रंथियां, क्या लिखोगे, श्लेष्म ग्रंथियां, लास्ट लिख दो श्लेष्म ग्रंथियां, श्लेष्म ग्रंथियां। अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इनमें से कौन सी ग्रंथियां अपने आप में बहिस्रावी ग्रंथियों का एग्जाम्पल है, तो आप इसको बता दोगे, ठीक है। और पूछता है एंजाइम किस ग्रंथि से निकलता है, बता दोगे इससे निकलता है। पूछते गए किसमें डक्ट ग्लैंड्स या नलिकाएं या वहनियां पाई जाती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों में, ठीक है। क्योंकि दूसरा होता है बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथियां जो इंटरनली होते हैं, ठीक है। ये इसका जस्ट एंटी होता है बच्चों, इसका जस्ट एंटी होता है, तो ये डक्टलेस ग्रंथियां होती है, यानी इसमें वहनियां या अपने आप में नलिकाएं नहीं पाई जाती। तो लिखो DUCT, डक्टलेस ग्रंथियां होती, क्योंकि इसमें ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि इसमें मतलब जो स्त्राव होता है जो निकलता है उसको रक्त तक ले जाने के लिए नलिकाएं या वहनियां नहीं पाई जाती, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डक्टलेस ग्रंथियों के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। इसको बच्चों जो स्त्राव, जहां इसमें एंजाइम का होता है, इसमें स्त्राव होता है हार्मोन का। स्त्राव किसका होता है, हार्मोन का। अगर कभी पूछेगा कौन सी ग्रंथियां हार्मोन को रिलीज करती हैं, तो आपका कौन सा होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां हो जाएंगी, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इंडोक्राइन ग्रंथियां, ठीक है। तीसरा बच्चों इसके जो एग्जांपल हैं वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, इसके अलावा थायराइड ग्रंथ हो गया, अधिविक हो गया, पैराथायराइड हो गया, पीनियल हो गया, ये सब के सब किसके हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल। तो लिख लो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिविक, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल क्या क्या लिखोगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं लिखा दूंगा, ठीक है। जब पीयूष ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, अधिविक ग्रंथि, ये सब के सब क्या हैं बच्चों अपने आप में अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल, यानी पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इसके अलावा अधिविक, इसको लिखो पैराथायराइड, पीनियल और थाइमस, ठीक है। थाइमस, पीनियल, थाइमस, पीनियल और पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां, ठीक है। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, आदि कर दो अंतःस्रावी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये वाले। अब देखना हमारे शरीर में क्या होता है बच्चों, ये जो चीजें हैं, ये ग्रंथियां होती हैं, बहुत सी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो अपने आप में कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं, स्त्रावण करते हैं, ठीक है। तो बहिस्रावी जो बाहर वाले एंजाइम, जैसे आंखों से जो निकलता है आपका वो एंजाइम है, लार से जो निकलता है वो एंजाइम पाया जाता है उसमें, दुग्ध जो होता है एंजाइम ग्रंथि, लार ग्रंथियां, श्लेष्म ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंटरनल पोर्शन से भी हमारे निकलते हैं जिसमें हार्मोन बोला जाता है, जिसके एग्जाम्पल ये ग्रंथियां, ठीक है। एक होता है बच्चों मिश्रित, मिश्रित इन दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब उससे डक्ट भी है, डक्टलेस भी है, यानी वो दोनों टाइप के हार्मोन का क्या करता है, रिलीज करता है। तो मिश्रित ग्रंथि का एग्जांपल है बच्चों अग्नाशय, जिसको बोलता है पेनक्रियाज, ठीक है। मिश्रित लिखो, एग्जांपल लिख दो इसका, कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि पूछेगा तो अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियाज, ठीक है, अग्नाशय, यानी इसके ब्रैकेट में लिख दो पेनक्रियाज, क्या लिखोगे ब्रैकेट में, पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज अपने आप में किसका एग्जांपल है बच्चों, अपने आप में ग्रंथ कौन सी एग्जांपल है, अग्नाशय, ये है किसका एग्जांपल, अपने आप में मिश्रित ग्रंथि का, ठीक है। पेनक्रियाज या अग्नाशय इसको कर देना। अब देखो ये जो ग्रंथियां हैं, बेसिकली आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथियों से पेपर में आता है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब कुछ इंपोर्टेंट ग्रंथियां पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण ग्रंथियां लिखो, पहला लिखो आप लोग सीधा सीधा पीयूष ग्रंथि। अब किसका एग्जाम्पल आपको पता है, ये पीयूष ग्रंथि किसका एग्जाम्पल है, ये सीधी सी बात है, मतलब अपने आप में अंतःस्रावी ग्रंथि का, ठीक है। जो पीयूष ग्रंथि है बच्चों, इसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको इंग्लिश में लिखो आप लोग PITUITARY, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोला जाता है इसको, पीयूष ग्रंथि। ये जो है बच्चों अपने आप में मास्टर, यानी सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि इसी को माना जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। लिखो, अगर पेपर में पूछता है कौन सी ग्रंथि, कौन सी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाती है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो अपने आप में मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाएगी, पीयूष ग्रंथि कहलाएगी। इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये बच्चों बेसिकली कहां पे पाई जाती है, जो मानव शरीर का कपाल होता है, ठीक है, ये वहां पर पाई जाती है, यानी कपाल जो स्कल होता है वहां ये रहती है, यानी जो कपाल होता है इंसान का, उसकी स्पेनोइड हड्डी होती है, वहां पे एक सेलार टर्सिका में भी पाई जाती है, ठीक है। लिखो कपाल के स्पेनोइड हड्डी के पास, स्पेनोइड हड्डी के पास पाई जाती है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है अपने आप में, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है अपने आप में, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। इसका जो बेसिकली वेट होता है बच्चों, लगभग ये बहुत अपने आप पर रहती है 0.6 ग्राम के आसपास, ठीक है, लगभग
इसका जो वेट है 0.6 ग्राम के आसपास इसका वेट रहता है अपने आप में। ये क्या करती है, किसी इंसान का नेचर कैसा है, व्यक्ति का स्वभाव, उसका स्वास्थ्य, वृद्धि और लैंगिक विकास को प्रेरित करती है। ठीक है, लिखो व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य व लैंगिक विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, लैंगिक विकास को प्रभावित करती है। वैसे इतना पूछता नहीं है आपको, को प्रभावित करती कौन सी, पीयूष ग्रंथि। बेसिकली ये देखना ये मास्टर ग्रंथि है क्योंकि ये अन्य ग्रंथि को भी प्रभावित करती है। ये कहाँ पाई जाती है, उसका काम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इससे भी क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा बच्चों। ठीक है, यानी इसका काम भी क्या है, हार्मोन रिलीज करने का है। तो इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं वो पता होने चाहिए आपको। ठीक है, तो लिखो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। कभी अगर क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है इस प्रकार, वैसे इतना ज्यादा पूछता है नहीं, फिर भी हम लोग क्योंकि ये इन 12th लेवल तक का एग्जाम है, इससे हार्मोन देखो हार्मोन कौन से निकलते हैं। इसका अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक तो बच्चों जो वृद्धि हार्मोन होता है इसी से निकलता है, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन या इसको बोलते हैं सोमैट्रोट्रोपिक, या इसको लिख दो सोमैट्रोट्रोपिक, सोमैट्रोट्रोपिक हार्मोन इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी सोमैटोट्रोपिक, एक मिनट रुकना, सोमैटोट्रोपिक कर देना इसको, सोमैटोट्रोपिक, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन इसी से अपने आप में क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, अब आपको सर ये क्या होता है, आपने कई लोग देखा होगा बच्चों, क्योंकि नाम से ही लग रहा है वृद्धि हार्मोन है। ये किसी इंसान का शरीर अगर अत्यधिक विकास हो गया, बहुत हाइट होगी उसकी, यानी इसकी अगर ज्यादा मात्रा आएगा, को बहुत लंबे हो जाते हैं कई लोगों के पैर बहुत से बड़े हो जाते हैं, कई लोगों के कोई पार्ट होता है वो अचानक से क्या करता है, वृद्धि कर जाता है। वो इसका सीधा सीधा मतलब है जो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से रिलीज हुआ है वो ज्यादा मात्रा में हो गया। या कभी कभी कोई हाइट में छोटे रह जाते हैं, आपने देखा होगा बौनापन हो जाता है उनको, इसका ये मतलब है कि उनके शरीर से ये वाला जो हार्मोन है वो कम क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा उनके शरीर में। ठीक है, पहला होगा तो अत्यधिक विकार व बौनापन के लिए ये उत्तरदायी है। देखो अत्यधिक विकार यानी यह बहुत हाइट होगी, बहुत ज्यादा कोई शरीर का पार्ट बढ़ गया या कोई पार्ट बहुत छोटा रह गया या अपने आप में हाइट छोटी रहेगी, वो बौनापन हेतु यही क्या रहता है, अपने आप में उत्तरदायी रहता है, रिस्पॉन्सिबल, यही यानी ये इसको इस तरीके से प्रभावित करता है वृद्धि हार्मोन। ठीक है, सेकंड आता है बच्चों थायरोट्रोपिक या थायराइड प्रेरक, यानी एक थायराइड भी होती है, आपको पता होगा, आपने सुना होगा थायराइड जो हमारा होता है ग्रंथि, यानी थायरोट्रोपिक या थायराइड लिखो, ट्रोपिक या ऑब्लिक थायराइड का प्रेरक होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कौन सा जो ग्रंथि है थायरोट्रोपिक या थायराइड प्रेरक हार्मोन को रिलीज करती है, अपने आप में क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक दुग्धजनक हार्मोन भी होता है, तो लैक्टोजेनिक। ठीक है, दुग्धजनक यानी जो लैक्टोजेनिक होता है, जो दूध बनता है माता के शरीर में बच्चों के लिए, वो इससे कहीं ना कहीं प्रेरित होता है, यानी दुग्धजनक बोलते हैं इसको। ठीक है, दुग्धजनक हार्मोन भी क्या करता है, रिलीज करता है, इसको बोलो लैक्टोजेनिक हार्मोन। क्या लिखोगे इसको, लैक्टोजेनिक लिख लो। ठीक है, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी क्या करता है, रिलीज करता है। इसके अलावा एक होता है बच्चों मिलेनोसाइट, जो कि पक्षी है या कोई जानवर है उसके रंग को भी तय करता है, मिलेनोसाइट नामक हार्मोन भी कौन रिलीज करता है, पीयूष ग्रंथि रिलीज करती है। इससे क्या होता है बच्चों, त्वचा का रंग प्रभावित होता है और त्वचा रंगीन भी दिखाई जाती है। जंतु व पक्षियों में, इसमें लिख दो मिलेनोसाइट में, जंतु व पक्षी में त्वचा का रंग निर्धारित व रंगीन लिखो। जंतु प्लस पक्षी में, कोई जंतु है या कोई बर्ड है, ठीक है, पक्षी में त्वचा का रंग निर्धारित भी करता है, कैसा उसका रंग होगा, या रंगीन भी लिख दो, ऑब्लिक रंगीन लिख दो। इसके अलावा जो मानव शरीर है बच्चों, ह्यूमन, कई लोगों के आपने देखा होगा शरीर में हल्के हल्के धब्बे धब्बे से दिखते हैं त्वचा में उनके ना, वो इसी के कारण होता है, मिलेनोसाइट के कारण। तो इसमें लिखो मनुष्य में त्वचा पर चकते या तिल जो है इसी के द्वारा बनता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के त्वचा पर चकते, वो हल्के धब्बे धब्बे देखे होंगे आपने, ऑब्लिक तिल,
इसी से बनता है, ठीक है। कई लोगों के शरीर में देखा होगा ना तिल बने रहते हैं, तिल होता है, तिल इसी से मेलानोसाइट नामक हार्मोन वो होता है, ठीक है। इसके अलावा एक दो और होते हैं बच्चों, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वेसोप्रोसिन लिख दो एक, आप लोग एंटी डायोरिटिक बोलते हैं उसको। इसके अलावा एक होता है ल्यूटिनाजिन, ठीक है, तो वैसे आएगा नहीं है, लिखो ऐसे लिख दो वेसोप्रोसिन, या इसी को इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब इसी को बोलते हैं एंटी डायोरिटिक, डायोरिटिक, ये वाला हार्मोन भी इसी के द्वारा रिलीज होता है। और लास्ट आप लोग लिखो ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, ये वाला हार्मोन भी ये रिलीज करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक कौन रिलीज करता है, एक दुग्धजनक हार्मोन किससे रिलीज होता है, बेसिकली मेलानोसाइट हार्मोन, ठीक है। ये तीन हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज करता है कौन सा, पीयूष ग्रंथि। इसके बाद बच्चों सेकंड आता है आपका, जैसे पीयूष, मतलब हम तो फिक्स चीजें देखेंगे ना कौन कौन से हार्मोन से नीचे निकल रहे हैं। इसके बाद जो बच्चों आपका सेकंड आता है पीयूष ग्रंथि का, वो आता है अवट्टु यानी थायराइड ग्रंथि, ठीक है। लिखो सेकंड, लिखो अवट्टु ऑब्लिक थायराइड ग्रंथि, हिंदी में अवट्टु, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होते हैं इसकी हिंदी में, ठीक है, साइंस की, इसलिए साइंस कभी भी जो है हिंदी में पढ़ना बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है। तो अवट्टु या थायराइड लिखो, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, यानी अवट्टु ऑब्लिक थायराइड ग्रंथि आपने लिखा होगा। ये क्या होता है बच्चों, दो प्रकार के हार्मोन निकालता है, दो प्रकार के हार्मोन इससे रिलीज होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के इससे हार्मोन रिलीज होते हैं। उनका नाम क्या है, पहला जो बोला जाता है थायरोक्सिन हार्मोन, लिखो थायरोक्सिन, पहला क्या लिखोगे, थायरोक्सिन हार्मोन। और सेकंड लिखो आप लोग क्या, ट्रायोडोथायरोसिन, ट्रायोडोथायरोसिन, ट्रायोडोथायरोसिन। ये दो प्रकार के हार्मोन क्या करता है बच्चों, अवट्टु यानी थायराइड ग्रंथि क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। ये बच्चों ये जो अवट्टु ग्रंथि होती है कहाँ होती है, श्वास नली जो होती है हमारी उसके नीचे पाई जाती है, लिखो श्वास नली के नीचे रहती है, ठीक है, श्वास नली के नीचे हमारा ये कौन सी अपने आप में रहती है, अवट्टु या थायराइड प्रकार की जो ग्रंथि है, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चों, आयोडीन युक्त गुलाबी रंग का इसमें कोलाइडी पदार्थ का स्त्राव करता है, ठीक है। लिखो आयोडीन युक्त, ये वाली जो ग्रंथि है आयोडीन का, आयोडीन युक्त जिसमें आयोडीन पाया जाता है, तभी कहते हैं ना जैसे आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसमें थायराइड हो जाता है। तो लिखो आयोडीन युक्त गुलाबी रंग के तरल का स्त्राव करती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, रिलीज करती है, जिसमें कि होता है एक गुलाबी मतलब कलर का होता है, उससे उसमें क्या होता है अपने आप में गुलाबी रंग के कोलाइडी पदार्थ लिख दो, जो गाढ़ा गाढ़ा होता है तरल, तो क्या लिख दो, कोलाइडी लिख दो, ठीक है, कोलाइडी, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी पदार्थ को क्या करती है, रिलीज। इसीलिए देखो अवट्टु या थायराइड ग्रंथि में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, ध्यान में इसको आपने क्या करना है, रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपने आप में रहता है। इसके अलावा देखो ये जो थायरोक्सिन है बच्चों, इससे हड्डी, बाल, मतलब हड्डी और जैसे मानव शरीर की हड्डी है या बाल है आपके हेयर, उसके बाल विकास के लिए आवश्यक है। बाल मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है, बाल विकास मतलब बाल आदि के विकास इसको आवश्यक, इटीसी विकास होता है इससे, ठीक है। ये होना बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसमें कमी होगी थायरोक्सिन की, बच्चों में अगर कमी होगी, देखो बच्चों में अगर इसकी कमी होगी, यानी किसी बच्चे के शरीर में थायरोक्सिन नहीं रिलीज हुआ जाता तो उसमें एक रोग हो जाता है बच्चों, उसको बोलते हैं अवट्टु वामना यानी सर्टिनिज्म, ठीक है। इसको बोला जाता है, कोई बच्चा है 30 वर्ष का हो गया होगा, वो 5-6 साल का दिखता है, देखा होगा ना आपने, कई इस टाइप के रोग होते हैं, तो वो इसी से होता है। देखो इसमें लिखो बच्चों में कमी, तो बच्चों में अगर इसकी थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अवट्टु वामना हो जाएगा, ठीक है। लिखो अवट्टु वामना रोग, ठीक है। ये जो रोग होता है बच्चों अवट्टु वामना रोग, इसको क्या बोला जाता है अपने आप में, क्रिटिनिज्म, ठीक है, CRETINISM। ये हो जाता है। और इसमें क्या होता है, कोई बच्चा ब्रैकेट में लिखो 30 वर्ष का अगर है, वो दिखेगा कितने का, 5 या 6 वर्ष का लगता है वो, इस टाइप से इसमें कुछ रोग हो जाता है, वो थायरोक्सिन की ही कमी से होता है, ठीक है। इसके अलावा मिक्सीडीमा रोग हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्लाइटर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखो आयोडीन की कमी से, आयोडीन लिखा ना मैंने, कमी से लिखो घेंगा,
आता नहीं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। ये आपने सुना भी होगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा या ग्लाइटर, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि इसमें क्या होती है? अगर ये कमी हो जाएगी, घेंगा होगा, थायराइड ग्रंथि जो होती है बच्चों अपने आप में थायराइड, वो क्या होती है? बहुत बड़ी हो जाती है, गला इतना बड़ा दिख जाता है, देखा आपने, वो घेंगा ही होता है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाएगा, तो ब्रैकेट में लिखो थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाएगा। थायराइड ग्रंथि का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। जो अपने आप में थायराइड ग्रंथि होगी उसका आकार क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वो किससे होता है? अपने आप में आयोडीन की कमी से। यानी घेंगा जो रोग होता है वो किससे होता है? आयोडीन की कमी से, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और रोग होते हैं बच्चों, लिख लो ये थायरोक्सिन की कमी से। मिक्सिमीडिया रोग, मिक्सिडीमा रोग मतलब, ठीक है, मिक्सिडीमा रोग भी इसी के कारण होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। एक थायरोक्सिन अधिक हो जाता है तो जैसे थायरोक्सिन कम हो गया तो ये बच्चों में इसकी कमी से अवट्टू वामना रोग यानी अपने आप में हो जाता है, और मिक्सिडीमा रोग भी इसी के कारण होता है, ठीक है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा होता है। इसके अलावा बच्चों कभी कभी थायरोक्सिन अधिक भी हो जाता है, कभी कभी थायरोक्सिन कम भी हो जाता है, तो उससे भी कई प्रकार के रोग होते हैं, लेकिन उतना हमें देखने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली ये चीजें पता होनी चाहिए कि आयोडीन जो इससे होता है, कौन कौन से दो हार्मोन को ये रिलीज करता है और उससे बच्चों के अंदर कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसके जैसे अधिक हो गया बाई चांस, यानी कभी कभी थायराइड ग्रंथि में, ऐसे लिख लो, एक पॉइंट लिख लो आप लोग, इसमें इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। क्या आप ऐसा पूछ दे, इधर लिखो, इसमें लिखो आप आयोडीन की कमी तो बता देना, अब ऐसे लिखो थायरोक्सिन अधिक हो गया, तो अगर किसी के शरीर में थायरोक्सिन, जैसे बच्चों में तो रोग बता दिया मैंने, अगर थायरोक्सिन अधिक होगा तो कोई रोग होगा, तो बिल्कुल होगा, तो इसको बोला जाता है टोक्सीसाइडवाकर रोग, लिखो टोक्सीवाइटर रोग, ठीक है। टोक्सिस वाइटर रोग, टोक्सिस्ड वाइटर रोग, ये किससे होगा? टोक्सिस्ड वाइटर रोग अपने आप में थायरोक्सिन की अधिकता के कारण हो जाता है, ठीक है। ये अवट्टू ग्रंथि थी। थर्ड जो आता है बच्चों उसको बोलता है परावट्टू ग्रंथि यानी पैराथायरॉइड, ठीक है। तीसरा लिखो पैराथायरॉइड, परावट्टू ग्रंथि, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? पैराथायरॉइड बोला जाता है। लिखो PRATHYROID, ठीक है। क्या लिखोगे आप लोग? पैराथायरॉइड, ठीक है, पैराथायरॉइड। तो पैराथायरॉइड जो परावट्टू ग्रंथि होती है, इससे क्या होता है बच्चों? इसमें जो हार्मोन होते हैं पैराथायरॉइड व कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। ये जो परावट्टू ग्रंथि है, इससे क्या होता है शरीर में बच्चों? कैल्शियम, लिखो, इससे जो हमारा बॉडी है, हमारा शरीर है, उससे क्या होता है बच्चों? कैल्शियम व फास्फोरस का नियंत्रण होता है, ठीक है। लिखो शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस का नियंत्रण। अगर कभी पूछता है कैल्शियम और फास्फोरस के नियंत्रण के लिए कौन सा ग्रंथि इंपोर्टेंट है? परावट्टू पैराथायरॉइड ग्रंथि है, ठीक है। इससे दो हार्मोन निकलते हैं बच्चों, दो प्रकार के बेसिकली इससे हार्मोन रिलीज होते हैं। एक को बोला जाता है अपने आप में क्या? पैराथायरॉइड हार्मोन, लिखो पैराथायरॉइड हार्मोन बोला जाता है। दूसरा बोला जाता है कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन, लिखो कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण करता है, और कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो ये रक्त में क्या करता है? इसको भेजता है, ठीक है। कैल्शियम की अधिकता तब कैल्शियम को रिलीज करता है, यानी कहीं ना कहीं मैंने आपको बता दिया शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का ये नियंत्रण करता है, ये इन्हीं से लिंकअप करता है, ठीक है, इन दोनों से ही ये लिंक होता है। तो किससे क्या होता है इतना आपसे नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो फोर्थ और सेकंड मतलब एक और है इसके बाद, अधिवृक्क ग्रंथि लिखो, फोर्थ लिखो अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। इसको बोला जाता है बच्चों एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, लिखो एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि। ये जो होता है बच्चों, इसमें दो प्रकार की चीजें अपने आप में पाई जाती हैं, दो प्रकार से, ठीक है। एक को बोला जाता है एड्रिनल कार्टेक्स, एक को बोला जाता है एड्रिनल मेडुल, ठीक है। ये जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है बच्चों, एड्रिनल कार्टेक्स और एड्रिनल मेडुल से मिलकर बनी होती है, यानी दो चीजों से मिलकर बनी होती है। लिखो ऐसे लिखो, दो
सीधे लिख दो, दो चीजों से मिलकर बनी है, मिलकर, ठीक है। अब ये दो चीजें क्या क्या होती हैं, एक को बोलते हैं एड्रिनल कार्टेक्स, एड्रिनल कार्टेक्स, ठीक है, और दूसरे को बोला जाता है एड्रिनल मेडुल, एड्रिनल मेडुल बोला जाता है, ठीक है। जो एड्रिनल कार्टेक्स है बच्चों, इससे जो हार्मोन निकलेंगे, एड्रिनल कार्टेक्स से निकल, मतलब है तो अपने आप में यही ना, एड्रिनल ही है, इससे जो हार्मोन निकलते हैं उसके नाम आप लोग लिख लीजिए। पहला लिख लो ग्लूकोकोर्टिकाइड्स, ठीक है, लिखो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ठीक है, पहला। दूसरा एक निकलता है इससे मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स लिखो, मिनरलो, ये सब इससे निकल रहे हैं, ठीक है, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये भी किससे निकलता है, आपका एड्रिनल कार्टेक्स या एड्रिनल हार्मोन से निकलता है, ठीक है। एक तीसरा होता है बच्चों लिंग हार्मोन, ये भी ये वाला क्वेश्चन आता है। ये दो आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ये तो खाली लिखा रहा हूं मैं, ये पेपर में आएगा भी नहीं। ये क्वेश्चन आता है लिंग हार्मोन जो होता है ना बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखना, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, ठीक है। लिंग हार्मोन जो होता है ये क्या क्या होते हैं, ये दो होते हैं बच्चों, एक को बोलते हैं एंड्रोजन्स, एक को बोलते हैं एस्ट्रोजन्स, ठीक है। देखो एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स, एंट्रो ये याद रखना, जन्स और एस्ट्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स ये होता है बच्चों, एंट्रोजन होता है मेल में और एस्ट्रोजन होता है किसमें, फीमेल में। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स, ठीक है। तो मेल में एंट्रोजन्स होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन होता है। तो ये जो जैसे ये लिंग हार्मोन कौन कहाँ से निकलता है पूछता तो एड्रिनल, ठीक है। और लिंग हार्मोन कौन से होते हैं, एंट्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स, ये याद रखना। ये सिर्फ और सिर्फ खाली आपने कॉपी में नोट्स बनाना है, कबाड़ बनाना है, ये आने से रहा। अब वो डायरेक्ट में वो नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है, मैं आपसे कह दिया कि आएगा नहीं पेपर में। अगर देखना किसी मेल में इसकी कमी ज्यादा होगी, ये ज्यादा हो गया एस्ट्रोजन, तो वो फीमेल की जैसी हरकतें करेगा, और एंट्रोजन अगर किसी महिला के उसमें ज्यादा हो गया तो मेल के जैसी हरकतें करेगा। अब कभी कभी क्या होता है ना, जो एंट्रोजन्स की मात्रा होती है फीमेल में ज्यादा हो जाती है तो उनके फेस में बाल बाल आ जाते हैं, आपने देखा होगा, वो लिंग हार्मोन के कारण ही होता है, ठीक है, ये आपको देखना। दूसरा होता है बच्चों एड्रिनल मेडुला, इसके आपको पढ़नी, मेडुल जो होते हैं, एड्रिनल मेडुल जो होता है अधिवृक्क का, इसके आपके अंदर एक ही चीज पढ़ना है, उसको बोलते हैं एड्रिनेलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दो हार्मोन लिखो, इसके हार्मोन कौन से हैं, इस वाले के, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं पहला लिखा रहा हूं, इसको बोला जाता है बच्चों क्या, एड्रिनेलिन, ठीक है, एड्रिनल हार्मोन लिखो, एड्रिनेलिन। ये हार्मोन क्या होता है, इंसान के शरीर में क्रोध आ रहा है या अपने आप में डर है या मानसिक तनाव है या व्यस्तता का अभाव, इसी से होता है, तब ये रिलीज होता है, ठीक है। यानी जिस टाइम भी कोई किसी के अंदर क्रोध है, डर है, कोई मानसिक तनाव हो, कोई व्यस्त, तब ये रिलीज होता है, लिखो क्रोध, डर, तनाव, व्यस्तता के समय रिलीज के समय इसका स्त्राव होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि जब इंसान को क्रोध या डर के समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो एड्रिनेलिन नामक अपने आप में क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, एड्रिनेलिन। दूसरा बच्चों इसके अंदर, इसमें याद रखना, रोंगटे खड़े करने को भी यही प्रेरित करता है, और लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, रोंगटे खड़े भी यही करता है, लिखो रोंगटे खड़े, रोंगटे खड़े करने वाला हार्मोन कौन सा है, एड्रिनेलिन है। और लड़ो या उड़ो, ये तीसरा इसका नाम जाना जाता है बच्चों, इसको भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको बोला जाता है लड़ो और उड़ो नामक हार्मोन, ठीक है, लिखो लड़ो और उड़ो नामक हार्मोन, लड़ो और उड़ो नामक हार्मोन किसको कहा जाता है पूछेगा तो एड्रिनेलिन को लड़ो या उड़ो नामक हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ये जो एड्रिनेलिन हार्मोन है, ये एक ही हार्मोन लिखा रहा हूं, दूसरा इसमें लिखाने की जरूरत नहीं है। और आप अधिवृक्क की ग्रंथि जो एड्रिनल है उसकी यही याद रखना है, ठीक है। एक ये याद रखना, लिंगो हार्मोन जो है वो किसके द्वारा होता है, अधिवृक्क के द्वारा, और ये वाला एड्रिनेलिन लड़ो और उड़ो हार्मोन, ठीक है। तो लास्ट इसके बाद आता है बच्चों आपको थाइमस, यानी थाइमस जो होता है वृद्धावस्था में लुप्त हो जाता है, ठीक है। थाइमस नामक हार्मोन लिखो, लास्ट आज का ही थाइमस। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं बच्चों, बायो वगैरह ना, इसलिए तो आप भी जानते हैं कि सिलेबस में होता नहीं है ये, क्योंकि जो पहले से पढ़ा नहीं होगा उसके लिए तो बहुत मुश्किल है थाइमस, इसलिए मैं इंपोर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो है वृद्धावस्था में लुप्त हो जाता है, लिखो वृद्धावस्था में लुप्त
अगर अभी पूछेगा तो वृद्धावस्था में कौन सा हार्मोन लुप्त हो जाता है, तो थाइमस नामक हार्मोन, ठीक है। इसमें बच्चों ये क्या करता है, इसकी विशेषता ये है, इससे क्या है, लिम्फोसाइट्स कोशिका बनाने में सहायक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दो इसको, लिम्फोसाइट कोशिका बनाता है, कोशिका बनाने में सहायक। जब ये लिम्फोसाइट्स नामक कोशिका बनाएगा तो ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना बच्चों, वो क्या करते हैं, जीवाणु और एंटीजन को नष्ट करते हैं। लिखो, लिम्फोसाइट जीवाणु व एंटीजन को नष्ट, जीवाणु व यानी बैक्टीरिया व एंटीजन को नष्ट करेगा, वो एंटीजन को नष्ट। जब जीवाणु व एंटीजन को नष्ट करेगा तो थाइमस को क्या कहा जाता है बच्चों, अपने आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, अर्थात ये एंटीबॉडी बनाकर शरीर की सुरक्षा करता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखो यहां, ये नष्ट हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, एंटीबॉडी बनाकर सुरक्षा, बनाकर शरीर की सुरक्षा करता है, ठीक है। तभी तो देखा होगा ना आपने, बुढ़ापे में लोग जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, जल्दी, क्यों, क्योंकि बुढ़ापे में समाप्त हो जाता है। बुढ़ापे में समाप्त हो जाएगा तो ये लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे, लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे तो जीवाणु और एंटीजन को नष्ट नहीं होगा, ये नष्ट नहीं होगा तो एंटीबॉडी बनाने वाली चीजें होगी नहीं बॉडी में, तो ये तो कहते हैं थाइमस। तो ये 4-5 हार्मोन्स थे आपके, ये आप लोग देख जाना, क्या पता इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। अब हम नेक्स्ट क्लास जो देखेंगे वो एक क्लास हम वो देखेंगे मानव स्वास्थ्य, तो देख लेना, इसके अंदर जिसमें विटामिन वगैरह ये हैं, जिसके अंदर मानव पोषण है, इससे क्वेश्चन आता है। 2-3-4 क्लासेस और देखते हैं, ठीक है बच्चों। अपने आप में है तो रिस्क साइंस से, हो सकता है कि आपका पढ़ा हुआ आ जाए, अब नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।